हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की जो वैकेंसी आई हुई है, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की जो वैकेंसी आई हुई है उसका रणनीति क्या हो, कैसे खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो आईटीआई से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आईटीआई किया हो, चाहे इसमें जितने भी ट्रेड का जिक्र किया गया हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो, ठीक है, प्लम्बर हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर ऐसे सिविल हो, ड्राफ्टमैन हो, जो भी जितने भी कैटेगरी के आईटीआई पॉसिबल हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हो सकते हैं, उन सब में लगभग सब कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है और सभी में अच्छे खासे वैकेंसी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, ये सब और कंप्यूटर साइंस की तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जिनको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बनना है, उनके लिए क्या रणनीति हो सीबीटी वन की, सीबीटी वन कैसे क्वालिफाई किया जाए, या फिर इसी में हम टीयर वन इसको बोलते हैं कि ये जो दिया गया है कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि इसमें दोनों एग्ज़ाम का दोनों दोनों चाहे वो एस टी ए बी हो, मीन्स टेक्नीशियन ए हो, या फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी हो, दोनों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है और लगभग 700 प्लस पोस्ट है टोटल सब मिला करके। और इससे पहले मैं बोल दूं कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर के फॉर्म भर दे, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं मिलेगा। 11 तारीख 12वां महीना 2025 से शुरू हुआ है और ये 1/1/2026 को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी पहले मैं बता दूं कि वैसा स्टूडेंट्स जिनके पास में जिनको आरक्षण का दावा करना है, जिनको आरक्षण के थ्रू जाना है, ठीक है, चाहे वो एससी या एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो ओबीसी से बिलोंग करते हो, क्योंकि सबको अपना सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो जिनका भी सर्टिफिकेट अप्रैल 2025 के पहले का है वो नया बनवा लें, ठीक है, क्योंकि एक फिनंशियल ईयर के लिए सब वैलिड होता है। अप्रैल से लेकर के मार्च तक के फिनंशियल ईयर होता है, और अगर आपने अप्रैल का पहले बनवाया है, मीन्स 2025 के आप मार्च में बनवाए हो, फरवरी में बनवाए हो या जनवरी में, तो आप नया बनवा करके डालें। और अगर अप्रैल का बाद में बनवाए हैं या अप्रैल में आपका बना हुआ है, ठीक है, अप्रैल में भी बना हुआ है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के समय में कंपटीशन कितना टफ हो गया है। ऐसे में आप टीयर वन और टीयर टू दे करके और साथ में स्किल टेस्ट या इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप वहाँ पे जाकर कागज़ के कारण छटिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत ख़राब लगेगा दोस्त, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसे देखता हूँ जो ओल्ड कागज़ के कारण से, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के कारण से छट जाते हैं, जिनका मार्क्स बहुत अच्छा होता है, वहाँ तक के सिलेक्शन ले लिए हैं। तो मैं फिर से बोल दूँ कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक के, जिनका कागज़ पुराना है, ठीक है, और जो नहीं बनवाए अभी तक, वो नया बनवा करके डालें तो बढ़िया होगा। अदरवाइज़ आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और एज नहीं है तो फिर आपको तो रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका कागज़ भी पुराना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सावधान रहें। अब आते हैं कि इसमें टीयर वन की क्या रणनीति हो, कैसे पास किया जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और ख़ास करके डीआरडीओ और इसरो एक ऐसा संस्थान है, इसमें जॉब करने वाले, मैंने पहले भी बताया है पहले वीडियो में, कि जो झाड़ू भी लगाते हैं यहाँ, वो भी अपने आप को एक अच्छा खासा रुतबा वाले समझते हैं। उनका रहना सहना साइंटिस्ट के बीच में होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा संस्थान है, पैसे के मामले में भी बढ़िया है। तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, यहाँ पे जाना टफ होता है, कंपटीशन भी अच्छे लेवल का हो जाएगा। और आजकल हर कोई जागरूक है, हर कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे वो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ऐसे में मैं ये बोलूँगा कि जो भी अप्लाई किए हैं, क्योंकि एक लंबे समय बाद वैकेंसी आती है डीआरडीओ या इसरो की, तो जो कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं वो पढ़िए भी, लगातार सेट लगाइए, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छा सेट उपलब्ध है। और इस बार से डीआरडीओ में एक अच्छा ये हुआ है कि आंसर की भी अपना डालेगा, तो बहुत कुछ आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फिलहाल कैसे करके सीबीटी वन पास किया जाए ताकि सीबीटी टू तक के पहुंचा जाए, क्योंकि पहला कंपटीशन तो सीबीटी वन से आता है। और सीबीटी वन का सिलेबस भी काफ़ी अच्छा खासा वास्ट है, कोई आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ठीक है, साइंस भी पूछा गया है इसमें। और इंग्लिश 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है दोस्त। सबसे बड़ा बात होता है इसको क्वालिफाई करना, क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स जो केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मैं दिखा दूँ यहाँ पे पारा नंबर 8 में आप आइए, देखिए पारा नंबर 8 में ये तो आप पहले देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे साफ लिख दिया है कि जो भी कैंडिडेट से बिलोंग करता है एससी एसटी ओबी से, वो अपना लेटेस्ट कॉपी डाले, अपलोड करे, कहाँ पे, इसकी वेबसाइट पे, अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो। अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाएगा, या आप क्वालिफाई करके भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप छट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस की हम बात करते हैं, क्या क्या है सिलेबस में। देखिए देखिए चाहे वो एस टी ए बी हो, मीन्स सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, इनके लिए भी जो टेस्ट पैटर्न है वही टेस्ट पैटर्न जो टेक्नीशियन वाले हैं जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए भी वही है। आप देख लें यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन होगा, जनरल इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ का 40 क्वेश्चन और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन होगा। और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन है, ठीक है। कितना है, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का होगा और 120 मिनट मीन्स 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। और पॉइंट
0.25 मार्क्स का नेगेटिव भी है, अर्थात आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस एग्ज़ाम को टियर 1 को कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और पहले जैसा नहीं रहा है कि मैथ बहुत आसान पूछा जाता है या रीजनिंग बहुत आसान पूछा जाता है, नहीं रहा है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं देखा हूँ कि जितने भी, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या फिर आईटीआई के स्टूडेंट हो, मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैथ जो होते हैं वो कन्वेंशनल तरीके से बनाते हैं। आज अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में कन्वेंशनल तरीके से आप जो पहले पढ़े हैं 9th-10th के बेस पे, वैसा वो अगर मेथड बना कर आइएगा एग्ज़ाम में, तो आपको मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि मैथ को अगर क्वालिफाई करना है तो ट्रिक आना चाहिए आपको। और ट्रिक के लिए मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छा है कि अगर आप राकेश यादव सर की वीडियो को फॉलो कर ले, ठीक है, या फिर रंजन सर की वीडियो को फॉलो कर ले, या फिर आप अभिनय मैथ्स जो अभिनय सर हैं उनके वीडियो को फॉलो कर ले, तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वैसे तो मैं बोलूँगा कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, तो मैं राकेश सर जो है, राकेश यादव सर, उनका जो पुराना प्लेलिस्ट वीडियो भरा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने कंसेप्ट को डिटेल किया है, डिटेल में समझाया है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को अप्रोच ले सकते हैं और कैसे उसके आंसर को हम लाएंगे कम से कम टाइम में, कैसे ट्रिक के मेथड से हम उस क्वेश्चन को हेल्प बना लेंगे। ये सब कुछ उन्होंने बताया है। आप अगर उनके वीडियो सेक्शन में जाइएगा, उनके चैनल पे सबसे एकदम पुराने से पुराने प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हम डिजिटल सम का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ वो बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। आजकल सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैथ में आते हैं कि आप अगर बनाने लग जाइएगा कन्वेंशनल मेथड से, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा एग्जाम में आपका वो टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे डिजिटल सम का हम कैसे यूज़ करेंगे, सब कुछ बताया गया है। ये सभी टीचर बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। वहीं बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी कितना दिया गया है, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन आएगा। इसके लिए मैं बोलूँगा दोस्त कि सबसे अच्छा है कि आप जो अभी हाल ही में रेलवे ने 2024-25 में जो भी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्ज़ाम लिया है, उन सब का आप रीजनिंग पूरा सेट टेक्स्ट बुक पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, उन पूरे सेट को आप बना लें, पूरा रीजनिंग। क्योंकि एसएससी और रेलवे, इन सब का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड एग्जाम में, सभी एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, तो जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, सब में एसएससी का क्वेश्चन जो पैटर्न होता है रीजनिंग का, वो रिपीट किया है, चाहे वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से हो, ठीक है, चाहे वो रैंकिंग से हो, या फिर एक होता है जो एग्जामिनेशन पैटर्न की संडे मंडे ट्यूसडे, इन सबको, ये आदमी का एग्ज़ाम है, वो आदमी का एग्ज़ाम है, इनका एग्ज़ाम कब है, ऐसा वाला हो, चाहे कैलेंडर हो, ये सब कुछ जितना भी, चाहे सैलरिज्म हो, ठीक है, हर तरह के रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छे से सेट में दिया गया है। आप उसको बना लें। और अगर इसको भी आप ट्रिक से सोल्व करना चाहते हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर का वीडियो जो है फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, रीजनिंग वाला ट्रिक से, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और इन सब का ट्रिक आप सीख करके कम से कम समय में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बची बात यहाँ पे हम साइंस की कर ले, तो साइंस मेरे ख्याल से जितना भी टेक्निकल स्टूडेंट है उन सबका साइंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साइंस अच्छा होने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँचे हैं, आईटीआई किए हुए हैं, चाहे तो आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो साइंस मेरे ख्याल से सबका अच्छा होगा। ऐसे में बस कंडीशन इतना है कि हर कोई अच्छा स्कोरिंग करेंगे, तो अच्छा है कि जितना भी एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का जो भी बुक साइंस का है, वो आप पूरा पढ़ करके जाएं, क्योंकि उसमें जो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, रटने वाला टाइप का क्वेश्चन, वो अगर आ गया तो वो हर कोई गलत करेगा, और आपको अगर पढ़ा हुआ है वो अगर आप सही कर लेते हैं तो वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो एनसीईआरटी पूरा का पूरा पढ़ लें। हर एग्जाम में आजकल एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, वहीं से क्वेश्चन उठा करके वो बहुत देता है। और मैं बोलूँगा कि साइंस में आप 11-12 तक का कवर कर ले। अगर वो नोट्स है आपके पास में 11-12 का, तो वो देख लें, नहीं तो फिर जो भी चैनल जो टीचर एग्ज़ाम का तैयारी करवाता है, उनके आप साइंस का वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश जितना भी टेक्निकल स्टूडेंट होता है, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे वो आईटीआई का हो, इंग्लिश सबका लगभग ही स्टूडेंट होता है जिनका इंग्लिश अच्छा होता है, बाकी सबका खराब होता है। इंग्लिश में सबका एवरेज स्कोरिंग होगा, लेकिन हर कोई ना कोई पढ़ना चाहेगा और पढ़ रहा होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमें सबसे अच्छा इंग्लिश में लगता है एक बुक स्पीडी की आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की आती है। मैंने उसी से शुरू किया था, क्योंकि जब मुझे इंग्लिश कुछ भी समझ में नहीं आती थी, तो किसी ने हमें ये रिकमेंड किया था कि आप स्पीडी का एक बार बुक लेकर के देखें, तो मैंने उसको ख़रीदा। इसमें इतना सिंपल लैंग्वेज में इतना बढ़िया से चीज़ों को समझाया गया है, चाहे वो किसी भी टॉपिक हो, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, ठीक है, सिंटेक्स हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, ठीक है, या फिर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक हो, ग्रामर का सेक्शन हो, हर चीज़ इतना बढ़िया से समझाया गया है कि एक बच्चा भी उसको थोड़ा सा भी दिमाग सिंसियर है तो वो आराम से उसको समझ लेगा। और मैं बता दूं कि जितना भी, चाहे वो एनडीए एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो सीपीओ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है उसमें दिया गया है, किसमें, स्पीडी के
इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मोटा बुक नहीं है, मीडियम साइज़ का बुक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश अच्छे से और एग्ज़ाम में परफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वो बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जैसे आप किसी का वीडियो फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो नीतू मैम का फॉलो कर लें या फिर किसी और इंग्लिश टीचर का फॉलो कर लें, तो वो भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। वैसे अगर आप बहुत कम मेहनत में कम टाइम में पास करना चाहते हैं तो मेरे लिए एसपीडी बहुत बेस्ट है। आप भी देखें, ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कमेंट करके कि किस तरह का बुक है, आप देखिएगा। क्योंकि इसमें चाहे वो बैंकिंग एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ का हो, एसएससी सीजीएल का हो, हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को इन्होंने डीप में, इस किताब में डीप में एकदम ये एक्सप्लेन किया है। और ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। जैसे बहुत सारे किताब में होता है कि आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन के लिए आप पेज नंबर इस पर जाइए, इस क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए आप इस पेज नंबर पर जाइएगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। इस बुक में हर क्वेश्चन को, चाहे वो कितना ही बार रिपीट हुआ हो, सबको वो अलग से क्या किया, एक्सप्लेन किया है। इसलिए ये बुक हमें बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ के देखिएगा। कोई 7th 8th क्लास का भी बच्चा जो है ना, जो ग्रामर से दूर भागता हो, जिसको इंग्लिश से डर लगता है, वो इसके टॉपिक को पढ़े। और थ्योरी भी इसमें इतना शानदार दिया गया है, थ्योरी भी इतना बढ़िया दिखाया गया है, इसमें लिखा गया है। हर सेक्शन को इंग्लिश का कोई भी सेक्शन इसमें नहीं छोड़ा गया है। सभी सेक्शन का थ्योरी बहुत अच्छे से लिखा गया है। इतना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देकर के आपको हर तरह से समझाया गया है कि आपके दिमाग में ये छप जाएगा यहाँ से। मतलब इंग्लिश अगर शुरुआत करना हो पढ़ने के लिए तो मेरे लिए ये बेस्ट बुक है एसपीडी का। आपको फिर भी जो अच्छा लगे वो बताइएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट जिनका इंग्लिश वीक है, जो इंग्लिश से दूर भागते हो, एक बार इस बुक को आप ज़रूर ट्राई करके देखें, अच्छा लगेगा। तो इतना कुछ है, इतना कुछ ये स्ट्रेटजी है। अगर आप कम समय में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, डीआरडीओ में जैसे संस्थान में जाना चाहते हैं, Tier 1 पास करना चाहते हैं, तो अगर इतना आप कुछ फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप चले जाइएगा। बाकी CBT 2 के लिए क्या पैटर्न होगा, उसमें क्या टेक्निकल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस लेवल का होगा, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे वो ITI का हो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जितना मैंने बोला है उतना आप करके देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा दोस्त। और फिर भी अगर इंग्लिश आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते या कोई भी सेक्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा कंटेंट नेट पे ऐसा ही फ्री अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक भी बहुत सारे एग्जाम का मिलता है Tier 1 के लिए, आप उसको भी खरीद करके पढ़ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय।